जय सिया राम दोस्तों। जिन्हें मैं इस यूनिवर्स की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मिरेकलस चीज़ें मानता हूँ वो है टाइम, लाइट, स्पेस एंड ग्रेविटी। आज मैं इनमें से लाइट के बारे में डिस्कस करूँगा। लाइट, जिसका इम्पोर्टेंट तो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है, पर हम उसके बारे में आखिर कितना जानते हैं? बस इतना ही कि वो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करते हैं, या फिर वो मासलेस एनर्जी पार्टिकल से बनी होती है। पर शायद लाइट के बारे में हम इंसानों की नॉलेज बहुत ही कम है। इसलिए मैं आपको आज लाइट से होने वाले कुछ मिरेकलस फिनोमेनन्स के बारे में बताऊंगा। जब किसी ऑब्जेक्ट में कोई स्पीड होती है, तब उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ समय तो लगता ही है। ठीक यही चीज़ लाइट के साथ भी होती है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, वो सारी की सारी अपने पास्ट फॉर्म में है, ना कि प्रेजेंट फॉर्म में। अजीब था ना? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप टेलीस्कोप से सन को एनालाइज कर रहे हैं। अब आप सन को देखते हैं तो जो तस्वीर आपके टेलीस्कोप में दिखती है, वो तस्वीर 8 मिनट 30 सेकंड पुरानी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब सन से लाइट ट्रेवल करना चालू करती है, उसको अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। ठीक इसी प्रकार जो आप इस मोबाइल को देख रहे हैं, इससे लाइट निकलकर आपकी आंखों तक आने में कुछ समय तो लगेगा ही, और तब तक उसके फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वैल्यूज चेंज हो चुकी होगी, यानी क्वांटम पार्टिकल्स इधर उधर हो चुके होंगे। हम सब रात में बैठकर आसमान में उन प्यारे तारों को देखते ही हैं। टिमटिमाते हुए कितने खूबसूरत लगते हैं ना। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ वो असली में वहां पर है ही नहीं? यानी उन जो तारों को आप देख रहे हैं, उनमें से कई तो मर चुके हैं, यानी कि डाई स्टार्स, और कई तो अपनी पोजीशन बदल चुके हैं। थोड़ा अजीब है ना? आइए मैं समझाता हूँ। यानी लाइट जब उन तारों से निकली होगी अर्थ तक आने के लिए, उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे होंगे यहाँ तक पहुँचने में। तब तक वो कई तो डाई हो चुके होंगे, यानी कि न्यूट्रॉन स्टार्स में कन्वर्ट कर चुके होंगे, और कईयों ने तो अपनी पोजीशन बदल ली होगी। जब हम ऐसे तारों को देख रहे हैं, तो हम सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन देख रहे हैं, जो कि टाइम ऑफ लाइट की वजह से क्रिएट हो रहा है। यानी लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो टाइम लगता है, केवल उसी की वजह से ऐसा कोई इल्यूजन क्रिएट होता है। ऐसे तारे जो हमें दिखते तो हैं पर असलियत में नहीं होते, उनको हम लोग गोस्ट स्टार्स बोलते हैं। तो अगली बार से जब भी आप किसी तारे को देखें, तो एक बार जरूर सोचें, क्या वो असली तारा है या फिर एक घोस्ट स्टार है। दोस्तों, हमारे महान वैज्ञानिक कई सेंचुरीज से एलियन लाइफ को ढूंढ रहे हैं किसी और प्लेनेट में, जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा दूर है। कुछ तो मिल्की वे गैलेक्सी के भी बाहर हैं। पर जब हमारे साइंटिस्ट उन प्लैनेट्स पे नज़र डालते हैं, तो आखिर वो किस पे नज़र डालते हैं? उसके प्रेजेंट पे या फिर उसके पास्ट पे? दरअसल हमारे साइंटिस्ट की नज़र पड़ती है उस प्लैनेट के कई मिलियंस ईयर्स पास्ट में। यानी हो सकता है कि उस प्लैनेट में लाइफ इवॉल्व हो रही हो, या फिर अब तक हो चुकी हो, पर हम लोग देख रहे हैं उसके पास्ट में, उसके लाइफ फॉर्मिंग टाइम में। यानी कि जब लाइफ जनरेट हो रही है, अभी तक लाइफ जनरेट हुई नहीं है। ठीक इसी प्रकार हो सकता है कि यानी किसी एलियन सिविलाइजेशन ने अर्थ को देखा हो, पर उसको अर्थ कैसा दिखा हो? उसको शायद दिखे हो डायनासोर्स, या फिर शायद उससे भी पहले आइस एज दिखा हो, या फिर शायद उससे भी पहले केवल उनको दिखा हो समुद्र, समुद्र में फॉर्म हो रही लाइफ, या फिर शायद उससे भी पहले जब अर्थ एक मॉल्टेन मैग्मा के फॉर्म में था, जिसमें केवल वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, जिसको देख के कोई नहीं कह सकता था कि वो एक लिवेबल प्लेनेट है। चलिए गैस करिए कि हम लोग आखिर बिग बैंग थ्योरी की प्रिडिक्शन कैसे कर पाए, हम लोग उसको कैसे जान पाए? दरअसल जब बिग बैंग इवेंट हुआ, तो उसमें हुए एक्सप्लोजन में डार्क मैटर, मैटर एंड लाइट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन सब निकले। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली उस एक्सप्लोजन में, उसको एनालिसिस करके हम लोग को पता चला कि बिग बैंग इवेंट 14.3 बिलियन ईयर्स एगो का है। खैर, बिग बैंग थ्योरी के बारे में डिटेल्स में बातें हम लोग किसी और फ्यूचर वीडियो में करेंगे। अभी के लिए हम और टाइम ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं। मान लीजिए आप एक बाइक पर बैठे हुए हैं जो कि लाइट की स्पीड से चल रही है। अब आप अपनी बाइक की हेडलाइट ऑन करते हैं।
तो ज़मीन पे बैठे एक ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? अगर आप लाइट को किसी पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको लगे कि उसकी स्पीड डबल हो जानी चाहिए। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि चलती हुई गाड़ी से जब हम कोई चीज़ फेंकते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में उस गाड़ी की स्पीड ऐड हो जाती है। पर दोस्तों, हमारे कॉस्मॉस की एक कॉस्मिक लिमिट है, जो कि खुद स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो भला उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से डबल कैसे हो सकती है? अब आपको लग रहा होगा कि आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, तो ये भी गलत है। आपने ऐसा इसलिए सोचा होगा क्योंकि बाइक खुद लाइट की स्पीड से चल रही है और लाइट ही लाइट की स्पीड से निकल रही है। तो लाइट बाइक से निकल ही नहीं पाएगी। इसका मतलब बाइक उसी में स्ट्राइक होकर या उसी में एब्जॉर्ब होकर रह जाएगी। वो हेडलाइट से बाहर ही नहीं निकल पाएगी। तो ऐसे में हमें कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। पर दोस्तों, ऐसा भी नहीं होता है। असल में कुछ और ही होता है। आइए जानते हैं। हो सकता है कि आपने कभी डॉपलर इफेक्ट के बारे में ना सुना हो, पर उसको आपने फील ज़रूर किया होगा। अभी आपने इस क्लिप में देखा होगा कि कैसे जब गाड़ी चल रही होती है, तो हर बार उसकी आवाज़ बदलती रहती है। जब वो गाड़ी पास आ रही होती है, तो उसकी आवाज़ पतली होती है और जैसे-जैसे वो दूर जाती रहती है, इसकी आवाज़ मोटी होती जाती है, यानी भारी होती जाती है। दोस्तों, ऐसा डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। यानी जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई साउंड निकलेगी, तो वो हमेशा एक जैसी नहीं होगी। वो हर बार बदलती रहेगी। ठीक यही चीज़ लाइट के साथ भी होगी, जब वो किसी मूविंग सोर्स से निकल रही होगी, और इसे हम रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की कंपेरेबल हो जाती है, तब उनमें न्यूटोनियन फिजिक्स के फॉर्मूले नहीं लगते, बल्कि तब यूज़ होते हैं क्वांटम फिजिक्स के फॉर्मूले। और दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स की दुनिया एकदम ही अलग है। उसमें हम जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अभी आप ग्राउंड में खड़े हुए हैं और बाइक रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है और एक्सेलरेट करना चालू करती है, जब तक उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर नहीं हो जाती। अब आप अपनी बाइक की हेडलाइट ऑन करते हैं। जैसे जैसे बाइक की स्पीड बढ़ती है, वैसे वैसे उससे निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। यानी अब उसके कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले तो वो रेड से ऑरेंज में चेंज होगी, फिर ऑरेंज से येलो में, येलो से ग्रीन में, ग्रीन से ब्लू में, ब्लू से इंडिगो में, और इंडिगो से वॉयलेट में चेंज हो जाएगी। और फिर वो चेंज होते होते हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रे में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद वो बन जाएगी एक्स रे। फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी गामा रेज में। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाएगी, शायद हम उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, और वो एक बेहद हार्मफुल रे में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो एग्जाम्पल आपने देखा, ये एग्जाम्पल था रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का, जो कि एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी दिमाग घुमा देने वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।